हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिका। सो आज हम क्लास ट्वेल्थ एन सी ई आर टी वी आर स्टार्टिंग विद क्लास ट्वेल्थ एन सी ई आर टी एंड दिस इज़ लैंड रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। यूनिट 3 इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज, जिसमें आपका जो है लैंड रिसोर्सेज रहेगा, वाटर रिसोर्सेज रहेगा। तो लेट मी टेल यू हम और इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो वील बी रीडिंग अबाउट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यूजर्स, फिर लैंड्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो क्रॉप्स की जो यू कैन से द कंडीशंस रिक्वायर्ड एंड विच आर द स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, व्हाट इज़ द शेयर एंड फॉर द बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड लैंड, राइट। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर देर इज़ अ की वर्ड विच इज़ नॉन एज रिपोर्टिंग एरिया एंड जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट to clarify one thing that there are two types of students which can watch this video. One, those who are preparing for UPSC at present, and two, those who are planning to prepare for UPSC. ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली इट्स वेरी बेनिफिशियल, एंड सेकेंडली दोज हु आर प्लानिंग टू, हु आर इन क्लास ट्वेल्थ। सो हम क्या करेंगे, साथ के साथ विल बी डिस्कसिंग सपोज की what type of questions can come or what type of questions have already come in your prelims, ठीक है, as well as in mains, so that you get acquainted and you are basically conditioned time to time। आपको एक कंडीशनिंग हो जाएगी कि अच्छा मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो ऑब्वियसली आप अपने CBSE पैटर्न को फिर जब आप रिविजन करेंगे यू कैन सोलली फोकस ऑन योर CBSE पैटर्न, बट जब आप फर्स्ट रीडिंग ले रहे हैं यू कैन बेसिकली कंसोलिडेट बोथ ऑफ देम, राइट। सो लेट अस बिगिन। लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो देखो दो टाइप्स इसके अंदर ना दो डेफिनेशंस बताई हुई हैं इन योर फर्स्ट दिस थिंग इन स्टार्टिंग। ठीक है, वन इज़ योर रिपोर्टिंग एरिया एंड अदर इज़ योर जोग्राफिकल एरिया, राइट। सो आई एम वेरी मच श्योर कि आपने जोग्राफिकल एरिया के बारे में पढ़ा होगा विच इज़ इन योर क्लास 9th एंड 11th NCERT। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया इज़ बेसिकली रिमेन्स सेम, राइट। जोग्राफिकल एरिया तो आपका सेम रहेगा, जो टाइम टू टाइम आपका मतलब सर्वेयर उसके विद इन जो चीज़ें हैं वो चेंजेस हो सकती है, राइट। बट जो सर्वेयर ऑफ इंडिया है दैट, अगर इंडिया का जोग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सो दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। बट व्हेन यू आर सेइंग द रिपोर्टिंग एरिया, बेसिकली इट इज़ मेनली डीलिंग विद द लैंड यूज क्लासिफिकेशन, यानी कि आपके जो लैंड्स हैं वो किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट उसको कैसे क्लासीफाई कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है टाइम टू टाइम, राइट, आपके जो लैंड्स हैं, राइट, आपके जो लैंड्स है उसका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसको क्लासीफाई करेगी। सो दिस बेसिक क्लासिफिकेशन इज बीइंग रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिपोर्टिंग एरिया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दैट मोस्ट ऑफ आर डिस्कशन वुड बी इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सरल भाषा में बात करेंगे, सो दैट जो सरल भाषा में आर वी इफ़ वी टॉक इन आर मदर टंग, सो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा जाती है। देन कम्स द लैंड यूज़ कैटेगरीज, यानी कि जो रिपोर्टिंग एरिया है, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, द नंबर वन इज़ फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है फॉरेस्ट। ठीक है, अब आई डोंट नो वेदर इट हैज़ बीन मेंशन इन योर NCERTs और नॉट, बट एक फॉरेस्ट का प्रॉपर डेफिनेशन होता है। ठीक है, पीपल मस्ट बी अवेयर कि जब आप फॉरेस्ट सर्वे पढ़ते हैं बिफोर योर प्रीलिम्स, आपका सर्वे निकलता है, राइट, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो फॉरेस्ट कवर का टारगेट 33% है, राइट, कितने साल बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है किया जाता है, कब उसकी रिपोर्ट आती है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो देर इज़ ऑल्सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ओपन एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट का और कैनोपी डेंसिटी के साथ। ठीक है, इन बेसिकली अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो एक फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है विच इज़ लाइक जहाँ पर ट्रीज़ लगे हुए हैं एटलीस्ट मोर देन फॉर 1 हेक्टेयर, राइट, एंड द कैनोपी डेंसिटी इज़ 10% या 10% से ज़्यादा। ठीक है, आपका जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10 या 10% से ज़्यादा है, दैट इज़ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे भी दो डेफिनेशंस जो है आती है, वन इज़ द फॉरेस्ट कवर एंड वन अदर इज़ द फॉरेस्ट एरिया। ठीक है ना,
अब देखो फॉरेक्स कवर तो जैसे मान लो कि एक्चुअल में हम ये वाला डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि एक्चुअल में फॉरेक्स कितने हैं, क्या क्या उसकी कवरेज है, यानी कि वो फॉरेक्स जहाँ पर एक्चुअल में ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी है एंड द एरिया इज बीइंग कवर्ड मोर देन 1 हेक्टेयर्स, सो दैट इज फॉरेक्स कवर. बट फॉरेस्ट एरिया अगेन इज लाइक रिपोर्टिंग एरिया जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है. नाउ इट डज नॉट मैटर वहाँ पे एक्चुअल में ट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये एक फॉरेस्ट एरिया है, तो बस इसको फॉरेस्ट एरिया की तरह यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, राइट. सो देखो द लेटर इज बेसिकली हेयर इज द फॉरेस्ट एरिया which the government has identified and demarcated for forest growth. कि अगर नहीं भी है तो इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू समथिंग जहाँ पे एफोरेस्टेशन होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टेक इट एन एग्जांपल, द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर कंसिस्टेंट विद द लेटर डेफिनेशन, यानी कि हमारे जो रिकॉर्ड्स होंगे ना लैंड रेवेन्यू, दैट इज गोइंग टू बी इनकंसिस्टेंट विद दिस डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ने बोला है, राइट. सो ऐसा हो सकता है कि फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो जाए. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है विदाउट द एक्चुअल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. बिकॉज लेट्स से, ठीक है, बहुत ही इसको सिंपल तरीके से सोचते हैं. लेट्स से देयर इज अ 10 एकर्स गवर्नमेंट ने बोल दिया है, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये 2 एकड़ जो है ना यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट उगाएंगे आने वाले कुछ टाइम में. सो लेट अस डिक्लेयर इट एज अ फॉरेस्ट एरिया. बट क्या अभी यहाँ फॉरेस्ट कवर है? नहीं ना. तो ये वाली लाइन आपको यही बोलने की कोशिश कर रही है कि येस देयर इज मे बी देयर कैन बी इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया एंड इट मे नॉट हैपन कि वो फॉरेस्ट कवर एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा हो. ठीक है, तो ये हमारा लैंड यूज क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पॉइंट हैज़ बीन क्लियर्ड नाउ. देन कम्स बैरन एंड वेस्टलैंड्स. बहुत ही ज़्यादा सिंपल एज द वर्ड डिनोट कि भाई जो बंजर ज़मीन है, जो वेस्टलैंड्स है, फॉर एग्जांपल ड्रॉट प्रोन एरियाज़, डेजर्ट एरियाज़, ठीक है, हिली टेरेन्स, ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं उगाया जा रहा. रेवाइंस इज़ अ फॉर्म ऑफ इरोजन, राइट. जब इरोजन बिल्कुल अपने यू कैन से लास्ट फॉर्म में पहुँच जाती है, जहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, नदियों की तरह एक फॉर्म बन जाती है, दैट इज़ नोन एज रेवाइंस. So now that cannot be brought into cultivation with available technology. So that is barren and wastelands. नंबर 3 पे है land put to non agricultural uses. तो अब देखो हमें पता है कि बहुत सारे लैंड्स हैं जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए पुट किए जाते हैं, आपके रहने के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी फैक्ट्रीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स के लिए, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़. आपने भी गांव में ये बातें कभी भी सुनी होंगी. हम गांव में रहते हैं तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि अरे यहाँ पर ये वाली जो लैंड्स है ना ये हाईवे पे निकल गई है, अब ये वाली लैंड्स जो है बिक जाएगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोड्स बनेंगी. यानी कि वो लैंड में भी हो सकता है वो लैंड in mostly cases those lands are actually fertile, right, or if not completely fertile they are able like cultivable land होती है, but then that land is being put to non agricultural uses like roads. तो इस तरीके से हमने उस lands को भी classify कर दिया है कि ये वाली जो lands हैं now they are going to be put into the uses for the secondary activities and tertiary. क्योंकि primary activities agriculture, तो अगर primary activity होगी तो obviously वो non agriculture तो नहीं होगा ना. non agriculture means we are talking about secondary and tertiary activities. I hope this point is also clear. The third point is area under permanent pastures and grazing lands. So हमें ये पता है कि आसपास में जो गांव होते हैं, ठीक है, now this can happen in cities also. It's not like कि वो गांव में ही होगा. The thing is that कि mainly the city is being more developed areas, तो वहाँ पर grazing lands and pasture lands is less as compared to the village areas. So this is under mainly village पंचायत और तो गवर्नमेंट, ठीक है, और ये जो पंचायत कह लो, गवर्नमेंट कह लो, वट एवर, बट यू जस्ट नीड टू नो दैट दोज एरियाज आर अंडर द गवर्नमेंट. अब वो जो एरियाज है वो क्या करेंगे, राइट, छोटे छोटे एरियाज है वो प्राइवेटली ओन भी हो सकते हैं. दीज आर अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. माइंड दिस वर्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन है, यानी कि इट इज़ पब्लिक, गवर्नमेंट के हैं, इट इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. बट व्हेन आई से पब्लिक दैट मीन्स पीपल कैन एक्सेस एंड गो एंड टैप ऑन दोज रिसोर्सेज, राइट. अगर सपोज वहाँ पे महिलाएं या फिर वुमेन हैं, ठीक है, वो वहाँ पे जाके लकड़ियाँ कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है, दे आर कलेक्टिंग द फ्यूल वुड, ठीक है, फिर वो गांव में क्या करते हैं, फॉडर कलेक्ट करके आते हैं, राइट. वो क्या है, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज तो है. ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. फिर होती हैं ट्री एरियाज अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स. अब देखो इसमें ना तो वेस्ट लैंड है, ठीक है, ना इसके अंदर क्या बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड्स हैं. ये वो लैंड्स हैं, राइट, जो एक्चुअली में आपके क्रॉप्स वाले एरिया नहीं है,
ठीक है, वो वाले लैंड्स हैं जो ट्रीज एंड ग्रोव्स, मतलब कि जैसे आपने आपने कभी सुना होगा दैट काफ़ी वहाँ पे ट्रीज़ रहेंगे, ठीक है, हम उसको फॉरेस्ट भी नहीं बोल सकते, ठीक है, दैट कैन बी ट्री क्रॉप्स, ठीक है, जो आपके ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं, या फिर खेजरी ट्रीज़ के बारे में आपने सुना होगा इन राजस्थान, राइट। तो ये सारे ट्रीज़ हैं, तो उसने ये बोला ये नेट सोन एरिया नहीं है। अब नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया क्या होता है? बेसिकली एक सिंपल सा हम नेट सोन एरिया उसको बोलेंगे कि जिस चीज़ में हम अपनी क्रॉप्स उगाते हैं, राइट। नेट सोन एरिया वो होगा कि वो वाले लैंड्स, ठीक है, जिस पे हम अपना क्रॉप्स उगा रहे हैं, और मे बी फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल्स वाली चीज़ें जो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका नेट सोन एरिया हो गया। तो क्या नेट सोन एरिया के अंदर ग्रेजिंग लैंड्स आएंगे, पेस्चर लैंड्स आएंगे? नहीं। क्या इसमें बैरन बेस लैंड्स आएंगे? नहीं, राइट। जो भी हमने पीछे करे हैं land which is being for the non-agriculture uses, or maybe tree crops and groves, that will not come under net zone area. नेट जोन एरिया में आएंगे वो वाले लैंड्स जहाँ पर सच में आप अपनी फसल उगा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, ये तीनों हमें एक साथ पढ़ना है, ठीक है। फैलो लैंड्स, फैलो अदर देन करंट फैलो, एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड। देखो, पहले तो फैलो का मतलब ये होता है कि जो ज़मीन, ठीक है, खाली पड़ी है, हम मतलब कि वो उस ज़मीन पे कुछ उगाया नहीं जा रहा है, वो खाली पड़ी है। फिर उन्होंने ना उनके भी क्लासिफिकेशन कर दिए कि देखो, करंट फैलो तो वो होगी जिसको हमने छेड़ा नहीं या जिसमें हमने अभी तक उगाया नहीं फॉर लेस देन 1 ईयर। कैन इट हैपन? डेफिनेटली इट कैन हैपन। लेट्स से कि आपने ज़मीन पर आपने सिर्फ एक ही क्रॉप उगाया, राइट, 6 महीने के लिए। अभी क्या हो गया, वो 6 महीने के लिए खाली हो गई, राइट, तो आपने उस पर कुछ नहीं उगाया। लेट्स से कि ड्रॉट्स आ गए, या बहुत ज़्यादा उसमें पानी भर गया, ठीक है, जो भी आज कल का जो सिनेरियो चल रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। सो इसका मतलब वो 6 महीने के लिए वो ज़मीन खाली थी ना, आपने कुछ नहीं गाया। सो दैट इज़ नॉन एज द करंट फैलो। और ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोन एक्टिविटीज़ ही ऐसा हो सकता है, आप उसको जानबूझकर भी फैलो छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप, sorry, I'm not getting the time. Land rest, एक I will get that word, okay. So सो फैलोइंग इसमें क्या करता है दैट यू बेसिकली लीव द लैंड फॉर लेट्स से आप 1 साल के लिए 6 महीने के लिए उसको छोड़ देते हो, सो दैट इट रिजुवनेट्स इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। आप उसकी फर्टिलिटी को गेन करना चाहते हैं, ठीक है, विद नेचुरली, बिकॉज यू हैव यूज द लैंड इन अ वेरी मे बी इन एक्सप्लॉइटेड मैनर विद ओवर फर्टिलाइजर्स यूसेज। तो आप उसको क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन या बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आता है फैलो अदर देन, हम पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। फैलो अदर देन करंट फैलो, मतलब ये फैलो तो है बट करंट फैलो नहीं है। इट मीन्स द लैंड्स विच हैज़ बीन कल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स, मतलब 1 to 5 ईयर्स के बीच में वो लैंड जो है वो हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। और अगर वो लैंड जिसमें मोर देन 5 ईयर्स हो गए, ठीक है, यानी कि वो 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं और उस पर कोई कल्टिवेशन ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम इस कैटेगरी के अंदर डालेंगे, दैट इज़ कल्चरेबल वेस्टलैंड। दैट मीन्स उसको हो सकता है कि वो उसकी प्रोडक्टिविटी है बट आप उसको नहीं कर रहे हैं, राइट। इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज, बाय रिज्यूवनेटिंग द सोयल। रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल उसमें पानी डाल दिया, सोयल का मॉइस्चर दे दिया, खाद डाल दी, ऑल ऑफ दैट, राइट। अब आता है नेट एरिया जोन, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर डेफिनेशंस, व्हेन इट कम्स टू योर, हम आगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी को भी पढ़ेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए नेट जोन एरिया और ग्रोस जोन एरिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नेट जोन एरिया। या मैं एक सिंपल भाषा में ये कहूँ कि जो भी आपके लैंड्स हैं उसमें से अगर मैं ये सारी चीज़ें माइनस कर दूँ जो मैंने अभी पढ़ी हैं, तो कैन आई से दैट इज़ नेट एरिया जोन। वाई? बिकॉज जिसमें हम एक्चुअल में क्रॉप्स उगा रहे हैं, राइट, फ्रूट्स उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, दैट इज़ द नेट जोन एरिया, ठीक है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दीज स्मॉल टॉपिक्स, ओके। सो